जमीन से 480 फीट ऊंचे और 5000 साल पहले बने इन मिस्र के पिरामिडों के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। लेकिन एक जगह पर आकर यह रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का बहुत बड़ा स्लेब आ गया था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस पत्थर की दीवार के उस पार जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 5000 सालों से दफन है। लेकिन यह राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगा दी, जिसने उस पत्थर की दीवार पर बारीक छेद कर दिया। अब इस बारीक छेद से एक कैमरा भेजा गया, जिसने उस पत्थर की दीवार के पीछे एक ऐसा मंजर देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ लोग सिर्फ यही देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5000 साल पहले बने ये पिरामिड कैसे एक ही तरफ के बने हुए हैं, कैसे इनके बीच दबी जमीन का लेवल एक बराबर समतल है। ये सब कुछ हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यकीन मानिए पिरामिड को बाहर से देखने पर अगर आप एक बार हैरान होते हैं तो उनके अंदर देखने के बाद आप हजारों बार हैरान होंगे। अगर आपको पिरामिड का एक लेवल में होना या ऊंचे ऊंचे पत्थरों का इकट्ठा होना रहस्य में लगता है, तो पिरामिड का सबसे बड़ा रहस्य उन पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर्स में छिपा हुआ है। आइए इसके बारे में जरा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पिरामिड देखता है तब उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन्हें कैसे बनाया गया होगा, और उसके बाद वह सोचता है कि आखिर क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हो ना हो इस क्यों का जवाब गीजा के पिरामिड में ही मिल जाएगा। वैसे तो मिस्र में 100 से ज्यादा पिरामिड हैं, और सब पिरामिड इस तरह से बने हैं कि उन्हें देखकर आपको हैरानी और डर दोनों का एहसास होता है। लेकिन गीजा के पिरामिड वो पिरामिड हैं जिनमें आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि रहस्य का समाधान मिल सकता है। इसका कारण वो एक्सरे लाइट जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को यह यकीन दिला दिया था कि गीजा के पिरामिड जरूर कुछ ना कुछ छुपा कर बैठे हैं, जिसे ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। अगर शुरू से जाने तो यह कहानी स्टार्ट होती है सन 1879 में। पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड की दीवार में एक ऐसा सुराग नजर आया जिसे एक दरवाजे के तौर पर यूज किया जा सकता था, लेकिन वह सुराग बहुत छोटा था। फिर भी उससे जब किसी तरह घुसकर आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड के अंदर पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि यह रहस्य सिर्फ बाहर तक का नहीं है। अंदर एलियन भाषाओं में कुछ ऐसा लिखा गया था जिसे न तो आज तक देखा गया था और न ही किसी लिंग्विस्टिक तक को उम्मीद थी। किस तरह की भाषा भी होती है, आज तक न तो मेसोपोटामिया की खोज हुई थी और न ही सिंधु घाटी सभ्यता को ढूंढा गया था। उस दिन से शुरू हुई आर्कियोलॉजिस्ट की यह खोज आज तक चल रही है। लेकिन इसमें एक माइलस्टोन भी है जिसने इस खोज को एकदम से पलट दिया, और वह खोज है इन पिरामिड का एक्सरे करना। एक्सरे इतना जरूरी क्यों था, यह समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि पिरामिड के अंदर सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट पहली बार इस पिरामिड में गए तो उन्हें यह समझ में आया कि यह एक तरह की कब्रगाह, और यहाँ दरवाजे में बड़ी ग्रेनाइट की ताबूत देखकर वो समझ गए कि इन्हें बनाने के पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिव होगा। यहाँ से आगे जो कई तरह की खोजें हुई उसमें यह समझ आया कि पिरामिड और दो हिस्सों में बटे हुए हैं, और वो हिस्से हैं किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर। ये दोनों ही हिस्से पिरामिड को दो भागों में बांटते होंगे। इस तरह का कुछ अंदाजा पहले आर्कियोलॉजिस्ट को था, लेकिन फिर उन्होंने पिरामिड पर एक्सरे किरणों की बौछार मारकर देखा और उन्हें जो नजर आया उससे वो हिल गए। यहाँ सिर्फ क्वींस चैम्बर या किंग्स चैम्बर ही नहीं बल्कि एक खास तरह का चैम्बर भी मौजूद था, जो कि इन दोनों के ऊपर और पिरामिड की नोक के ठीक नीचे था। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए और इसे नाम दिया सीक्रेट चैम्बर। अब समय था इस चैम्बर तक पहुंचने का, लेकिन कैसे? जो चैम्बर इतना सीक्रेट हो कि 100 सालों में पिरामिड के अंदर बाहर होते हुए भी आर्कियोलॉजिस्ट उसे देख नहीं पाए, उस चैम्बर तक कैसे पहुंचा जा सकता था? इसका रास्ता शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि यह चैम्बर बाकी के दोनों चैम्बर से इस तरह से लगा हुआ है कि अगर इंसान को वहां तक पहुंचना है तो पिरामिड को तोड़े बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में कई सालों तक
सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट ही यहाँ आते, पिरामिड को रेन के जरिए स्कैन करते और मन महसूस कर चले जाते। गीजा के तीनों पिरामिड, चाहे बड़े वाले दोनों हों या फिर छोटा वाला, इन तीनों के अंदर ही वह सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। और वह सीक्रेट चैम्बर आंखों के सामने होने के बावजूद खोला नहीं जा सकता था। समस्या यह थी कि कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता था। लेकिन क्या हो अगर कोई रोबोटिक कैमरा वहां भेजा जाए। यही सोचकर एक रोबोटिक कैमरा बनाया गया और वह बनाने के बाद उसे पिरामिड के बीच बने सुराख में इस तरह से दौड़ाया गया कि वह किंग्स चैम्बर्स या क्वींस चैम्बर से होते हुए सीक्रेट चैम्बर तक चला जाए। आर्कियोलॉजिस्ट रॉब रिचर्डसन को पहले से लगता था कि होना हो इन चैम्बर्स के जरिए ऊपर जाने का रास्ता जरूर होगा। लेकिन उस रोबोटिक कैमरे को निचले दोनों चैम्बर्स में घुमाने के बाद उन्हें समझ आया कि ये तीनों चैम्बर्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। मगर सीक्रेट चैम्बर तो खोलना ही था, भले ही उसके अंदर इंसान न जा पाए, क्योंकि एक छोटा सा कैमरा भी अंदर जाकर अपना काम कर सकता है। ऐसे में रोबोट रिचर्डसन ने अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त डॉक्टर तेजस सिंह से बात की और अगले 5 साल वह कुछ ऐसे बनाने में लग गए जो रोबोट भी हो, कैमरा भी हो और साथ में वो पिरामिड को ड्रिल भी कर सके। और इतना सब उन्हें 20 सेंटीमीटर साइज की सीमा में रहते हुए करना था, क्योंकि 1 किलोमीटर भी खड़ा गैजेट पिरामिड के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। काफी कोशिशें करने के बाद 5 सालों में आखिरकार उन्होंने ऐसा कुछ बना ही लिया। इसे बनाने के बाद उन्होंने इस रोबोटिक कैमरे को किंग्स चैम्बर में फिर से छोड़ दिया और यह उस दीवार तक पहुंच गया जिसके पास सीक्रेट चैम्बर था। यहाँ आकर रोबोटिक कैमरे ने अपने ड्रिलिंग फीचर का प्रयोग किया और साथियों, पहली बार हम उस जगह पर थे जिसे सीक्रेट चैम्बर कहा जाता है। इसके अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन जब रोबोटिक कैमरे की लाइट की मदद से देखने की कोशिश की गई तो यह नजर आया कि यह जगह भी एक कब्र जैसा ही है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में जमीन के ऊपर कुछ लिखा गया है। दरअसल पुरानी सभ्यताओं में जब भी इंसान किसी दूसरे इंसान के पढ़ने के लिए कुछ लिखता था तो उसे वह दीवार पर ही लिखता था, जैसे माया सभ्यता के निशान हो या सम्राट अशोक के पाली और संस्कृत लैंग्वेज के संकेत। लेकिन इसे आसमान की तरह लिखा गया था या जमीन पर लिखा गया था। यह टेक्स्ट उस भाषा में नहीं था जो कि निचली दीवारों पर उकेरा गया था। दोनों भाषाओं के बीच यह अंतर या असमानता बताती है कि लिखा गया टेक्स्ट हमारे लिए नहीं था तो फिर किसके लिए लिखा गया था। इसका एक जवाब यह भी था कि हो सकता है कि इस टेक्स्ट को यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए लिखा गया हो। यहाँ तकरीबन 20 से 30 हजार मजदूरों ने काम किया था और उम्मीद थी कि यह उसी से जुड़ा हुआ कोई इंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के मजदूर भी शाही परिवार का हिस्सा थे, क्योंकि उनके स्केलेटन को एनालाइज किया गया तो यह पता चला कि उनकी भी सर्जरी होती थी और उनकी टूटी हड्डियों का इलाज भी किया जाता था। यानी कि जिसे इतनी मेडिकल सुविधा दी जा रही हो वो दास तो हो नहीं सकते। ऐसे में उनके लिए अलग भाषा लिखने की थ्योरी सटीक नहीं लगती। लेकिन एक थ्योरी और है जिसमें शायद इसका सटीक जवाब दिया गया है। यह थ्योरी है ओरायन कलेक्शन थ्योरी। दरअसल जब भी गीजा के पिरामिड को देखा जाता है तो एक बात नजर आती है, यह पिरामिड न तो एक ही शेप के हैं और न ही एक ही लाइन में है। जबकि 5000 साल पहले लोग चाहते तो इन्हें एक शेप में भी बना सकते थे और एक लाइन में भी। हालांकि इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना तो था कि हो न हो इनके बीच कोई पैटर्न जरूर होगा। यह पैटर्न नजर आया रॉबर्ट बाउगल को, जिन्होंने देखा कि ये तीनों पिरामिड ओरायन स्टार के बीच में मौजूद स्टार्स की तरह हैं। बीच का स्टार बड़ा होना और बगल का थोड़ा सा छोटा और सबसे कोने वाला स्टार की लाइट डीम होना, इन तीनों ही चीजों को गीजा के पिरामिडों में देखा जा सकता है। ओरांस बेल्ट ने इस संबंध को सीक्रेट चैम्बर में लिखी एक अनोखी भाषा ये चीजें बताते हैं कि पिरामिड भले ही जमीन पर हों लेकिन इनका अंतरिक्ष से कोई ना कोई संबंध जरूर है। यह संबंध हमें तब पता चल पाएगा जब किसी तरह से सीक्रेट चैम्बर के अंदर पहुंचकर
वहाँ लिखी भाषा को डिकोड किया जा सकेगा। इसके पहले तो हम सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि आखिर यह सीक्रेट चैम्बर में है क्या और इन पिरामिड को क्यों बनाया गया होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इन पिरामिड को बनाने की क्या वजह रही होगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते